नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब मोमिका के पास उसके भाई धीरज मारवा का फोन आता है और धीरज अब उसे सीधा सीधा ही कहता है कि जब हमारा खुद का एक इतना अच्छा हॉस्पिटल है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पर उस जगजीवन हॉस्पिटल में जाने की। अब यहाँ पर भूमिका कहती है मैं वहाँ पर किसी काम से गई थी और अभी मुझे सोने दो, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। और ये कहते हुए ही भूमिका फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो यहाँ पर अब चेंज करने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ इधर लंदन में भी रेखा मूर्ति के पैलेस में अनिका अब यहाँ पर वापिस आकर अब चेंज करने के बाद अब अपने रूम में आ जाती है और वो अब अपने उस फोन को अब अपने कबर्ड के सीक्रेट ड्रॉर में रख देती है, जिसे वो कभी कभार ही यूज करती थी, जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही वो अपने फोन को रखती है तभी अब अनिका के कानों में दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज को सुनकर जब अनिका दरवाजे के पास जाती है और उसे खोल देती है तो यहाँ पर सामने स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब अनिका कहती है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है क्या? अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर चुपचाप अंदर आ जाती है और अब अंदर आने के बाद वो यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है और अब बंद करते हुए कहती है, अनिका क्या तुम्हें पता है मल्होत्रा फार्मेसी के साथ क्या हुआ है? अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने भी न्यूज़ देखी थी मल्होत्रा फार्मेसी के साथ क्या हुआ। अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि सुबह की जो खबर थी उसे सच में मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद जो खबर आई उसे तो मुझे एक जोर का झटका लगा है। अब अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, झटका क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से तो माँ अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, क्योंकि आलिशा ने सब कुछ समय रहते संभाल लिया है। अगर हाँ आलिशा ये नहीं संभालती तो शायद मल्होत्रा फार्मेसी के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और वैसे भी आप चाहें तो आप न्यूज़ लिंक देख सकती हैं। मल्होत्रा फार्मेसी को अब राजमहल का पूरा सपोर्ट है। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, यही तो प्रॉब्लम है ना अनिका, और इसी प्रॉब्लम के बारे में ही मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका सवालिया नजरों से अपनी माँ की तरफ देखती है कि अगर आलिशा ने मल्होत्रा फार्मेसी को सपोर्ट किया है, मल्होत्रा परिवार को सपोर्ट किया है, तो उसकी माँ इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों है। हालांकि अनिका उस बात को जानती थी, लेकिन उसकी माँ एग्जैक्ट किस चीज़ के लिए परेशान थी वो ये जानना चाहती थी। लेकिन अभी अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका, आलिशा को इस तरह से खुले में सामने आकर मल्होत्रा फार्मेसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अब अपनी प्रजा को क्या ही जवाब देगी, क्योंकि जिसकी दवाइयों को हम अचानक से बैन कर दिया गया उसे इस तरह से खुले में सपोर्ट करना वो उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसकी खुद की प्रजा उससे सवाल जवाब करेगी। अरे अब वो सभी सामने आ जाएंगे जो कि कवीन आलिशा के कवीन बनने के खिलाफ थे, क्योंकि अब उन्हें अब एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है कवीन आलिशा को उसकी पदवी से हटाने का। अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आता, वो लड़की एक बेटी की जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में घराने की जिम्मेदारी को कैसे भूल गई। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अपनी चिंताओं को अनिका के सामने बता रही थी, क्योंकि उसे हालांकि वो भी खुश थी कि मल्होत्रा फार्मेसी अब स्टेबल हो गई है, लेकिन हाँ उसे अब कवीन आलिशा की काफ़ी ही चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अब कवीन आलिशा की यहाँ पर कुछ टेंशनें बढ़ जाएं, क्योंकि उसने मल्होत्रा फार्मेसी को बचाकर उसने अपनी एक जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन अब वो यहाँ पर पेरिस में कैसे सब कुछ संभालेगी।
अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, माँ जस्ट वेट एंड वॉच। वो क्या है ना कि वो वहाँ की रानी है तो वो सब कुछ संभाल लेगी, डोंट वरी। और मुझे पूरा यकीन है कि आलिशा एक काबिल क्वीन है। वो एक रानी वाली सारी ही क्वालिटीज़ उसमें अच्छी तरह से हैं। इवन वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर भी सकती हैं। अपनी बेटी की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुम्हें वो केमिकल मिल गया है अनिका, जिस केमिकल को तुम ढूंढ रही थी? अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ माँ, मुझे वो केमिकल मिल गया है और मैं कल ही वहाँ के लिए निकल रही हूँ। वैसे माँ, क्या आपको पता है कि मिस्टर मारवा कहाँ गए हैं? क्योंकि मैं तब से आई हूँ, मुझे वो मिले ही नहीं हैं। इवन मैंने उन्हें कॉल किया था, उसके बाद तो मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ अनिका, अभी तो मुझे भी रोहित के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो कहाँ गया है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि किंग की स्टैचू उसे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी और वो उसे ही मिलने के लिए गया है। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, उम्मीद करती हूँ माँ कि कल मेरे वहाँ जाने से पहले ही मिस्टर मारवा यहाँ आ जाए। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, उम्मीद करती हूँ मैं भी। एनीवे, गुड नाइट अनिका। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ जाने लगती है। और यहाँ अनिका अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर मिस्टर मारवा कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मेरी तब उनसे बात हुई थी, तब से लेकर वो कितना समय हो गया है। मैं निखिल को भी बचा कर लेकर आ गई हूँ, लेकिन वो हैं कि उनका उसके बाद कोई कॉल भी नहीं आया। वो सेफ तो होंगे ना? इधर वो ये सोच रही थी, अब उसे अचानक से ध्यान आता है कि वो क्यों नहीं, अगर वो किंग की स्टैचू से मिलने के लिए ही गए हैं तो क्यों ना मैं किंग की स्टैचू की लोकेशन को ही ट्रेस कर लेती हूँ। मुझे उसकी लोकेशन ट्रेस करना चाहिए। अब ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगती है। कुछ देर तक अपने हाथों की उंगलियों को अपने फ़ोन पर दौड़ाने के बाद अब वो यहाँ पर किंग की स्टैचू की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती। इधर अनिका अब अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ हो सकती है कि तभी अब अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। हेलो अनिका मैडम, आप मेरी लोकेशन ट्रैक करना चाहती हैं या फिर युवराज की? क्योंकि ये सीधा मैसेज ही यहाँ पर किंग की स्टैचू ने सेंड कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अनिका उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को साइड में रखकर अब अपने बेड पर सो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं था कि आखिर वो उसे क्या जवाब दे। इधर दूसरी तरफ पेरिस में स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर नताशा अब रोहित से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाने दो रोहित, वहाँ अक्षय मेरा वेट कर रहा होगा। उसे देखो भूख भी लगी होगी, क्योंकि उसके खाने पीने का इंतजाम मुझे ही करना है। अब नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। फिर भले ही वो अक्षय वर्मा पूरी जिंदगी आपका वेट करे या वो वहाँ पर भूखा प्यासा तड़प कर मर जाए, आई डोंट केयर। अब रोहित की इस बात पर अब नताशा कहती है कि तो तुम मानोगे नहीं? हाँ, सच में तुम्हें सच जानना है? मैंने कहा ना, पहले अपनी माँ से वो सारे के सारे सवाल करो जो मैंने तुम्हें कहे हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें सच बताऊंगी। जहाँ एक तरफ रोहित और यहाँ पर नताशा की ये दोनों की ही बातें हो रही थी, तो वहीं किंग की स्टैचू अब उनकी ये सारी की सारी बातें सुन रही थी और वो समझने की कोशिश भी कर रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर यहाँ पर रोहित को खामोश देखकर अब नताशा कहती है, ओह कम ऑन माय सन, देखो पहले अपनी माँ से बात करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सच बताऊंगी, इसलिए प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहते हुए ही नताशा अब अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। नताशा यहाँ पर दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब एक आवाज आती है कि मुझे आपके बेटे के बारे में पता है।
जैसे ही ये बातें अब नताशा के कानों में गई तो वो अब अपने कदमों को अचानक से ही वहीं रोक देती है, क्योंकि यहाँ पर बात उसके बेटे की थी और अपने बेटे का जिक्र सुनते ही अब वो अचानक से पीछे मुड़कर देखती है तो इधर रोहित मारवा अब उसे एक सरकास्टिक सी स्माइल दे रहा था। इधर नताशा मुड़कर अब जल्दी से रोहित के पास आकर कहती है, कौन कौन है वो? कहाँ है मेरा बेटा? क्या जानते हो तुम मेरे बेटे को के बारे में? देखो, मुझे सारी की सारी बातें बताओ, प्लीज प्लीज रोहित, मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ। इधर नताशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, पहले आप मेरे सारे के सारे सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको आपके बेटे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी शर्त है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं बताएंगी। अगर माँ को मुझे कुछ भी बताना होता तो शायद वो मुझे पहले ही बता चुकी होती, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इधर रोहित की इस बात पर अब नताशा कहती है, तुम उसके सामने मेरा नाम ले लेना, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। देखो रोहित, जब तुम वहाँ पर सीधे सीधे मेरा नाम लोगे कि वो नताशा को कैसे जानती है, उसका उसके साथ क्या रिश्ता है, तो फिर तो वो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए बाध्य हो जाएगी। इधर नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बात पर अब नताशा कहती है, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें सारा का सारा सच बता दूंगी। आई प्रॉमिस रोहित, और तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में सब कुछ बताओगे, जो भी कुछ तुम मेरे बेटे के बारे में जानते हो। नताशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है, फिर आप अपना वादा निभाइए और मैं अपना। देखते हैं कौन अपने वादे पर कितना खड़ा उतरता है। इधर ये बात सुनते ही नताशा अब कहती है, ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम मुझे खुद वहाँ के लिए ड्रॉप करोगे या फिर मैं अपने आप ही वहाँ पर चली जाऊँ। नताशा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, उसके बाद चली जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, डोंट वरी। इधर नताशा यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास आकर अब गिलास में पानी डालकर पीने लगती है तो इधर कुछ ही देर के बाद वहाँ की डोरबेल बजती है। यहाँ रोहित अब अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाने लगता है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहां जाने के बाद अब वो उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही रोहित ने यहाँ पर दरवाजा खोला तो उसके सामने एक स्टैचू खड़ी हुई थी, उसके हाथ में ढेर सारे बैग्स थे। उन बैग्स को लेकर अब रोहित उस स्टैचू को थैंक यू कहता है तो वो स्टैचू भी अब अपना सिर झुकाकर मोस्ट वेलकम कहती है और अब वो उन बैग्स को देकर वहां से वापस चली जाती है। यहाँ रोहित अब उन बैग्स को लेकर अब नताशा की तरफ रखते हुए कहता है, आप शॉपिंग के लिए निकली थी ना, अब खाली हाथ जाएंगी तो आपका अक्षय वर्मा कुछ ना कुछ तो सवाल आपसे जरूर करेगा, इसलिए अक्षय वर्मा को आप क्या जवाब देंगी। रोहित की इस बात पर अब नताशा रोहित को एक इम्प्रेसिव लुक देती है, क्योंकि यहाँ पर रोहित ने जितने के भी यहाँ पर बैग रखे थे वो उसने यहाँ पर नताशा जो शॉपिंग से सामान लेने जाने वाली थी वो सारे के सारे शॉपिंग खुद करके उस रोहित ने यहाँ पर अपने मंगवा दी थी, ताकि नताशा सीधे से ही यहाँ पर अक्षय वर्मा के पास उन्हें लेकर चली जाए। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि नताशा भी अब रोहित को इम्प्रेसिव लुक देने के बाद वो सारे के सारे बैग्स को लेकर अब कहती है, तुम सच में किस पर गए हो रोहित? अपनी माँ पर तो तुम बिल्कुल भी नहीं गए हो, लगता है तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो, तुम पर तुम्हारी मासी का कुछ तो असर हुआ है। यहाँ रोहित अब नताशा से कुछ भी नहीं कहता और इधर कुछ ही देर में रोहित अब किंग की स्टैचू और नताशा वो तीनों ही अभी वहाँ पर चौपर में होते हैं। इधर कुछ वक्त के बाद रोहित अब नताशा को वहीं ड्रॉप कर देता है जहाँ से उसने नताशा को यहाँ से उठाया था। यहाँ नताशा अब वहाँ पर उतरकर अब अपने घर की तरफ जाने लगती है और यहाँ रोहित अभी किंग की स्टैचू से कहता है, तुम्हें कहाँ पर ड्रॉप करना है, अब तुम भी अपनी जगह बता दो। रोहित की इस बात को सुनकर अब किंग की स्टैचू कहती हैं, ऐसा कीजिए, आप मुझे राजमहल ही छोड़ दीजिए। उस स्टैचू की इस बात पर रोहित कहता है, तुम माँ से सच जानने का ट्राई कर सकती हो, क्योंकि मुझे उनसे सच जानना है। रोहित की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है,
क्वीन आयशा मोस्ट ऑफ द टाइम खामोश ही रहती है। मुझे या युवराज, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ भी बताएंगी आपके ही, क्योंकि अब जो भी कुछ करना है वो तो आपको ही करना होगा। इस बात पर अब रोहित एक गहरी सोच में चला जाता है। इधर कुछ ही देर के बाद अब रोहित किंग की स्टैचू को राजमहल में छोड़कर अब रोहित अपने चोपर को लंदन की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इधर नताशा भी अभी अपने घर में आ जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर घर में आती है तो वो देखती है कि अक्षय वर्मा तो यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। नताशा अब उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ है अक्षय, सब ठीक तो है ना? यहाँ पर अब नताशा की इस बात को सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, हाँ बस सब ठीक है, तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। अक्षय की इस बात पर अब नताशा कहती है, ओ अक्षय थैंक यू सो मच, वैसे क्या रात का डिनर तुम बना दोगे? वो क्या है ना कि मैं सच में थक गई हूँ। नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है तुम थक गई होगी। वैसे काफी वक्त लगा दिया तुमने, पेरिस की पुरानी मार्केट चली गई थी क्या शॉपिंग करने के लिए? अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, हाँ मेरा मतलब है कि ऐसा ही कुछ समझ लो, मैं बस चेंज कर आती हूँ। नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या खाओगी, ताकि मैं उसी के हिसाब से ही डिनर की प्रिपरेशन करूं। इस बात पर अब नताशा कहती है, अक्षय तुम सच में बूढ़े हो गए। नताशा अब कहती है, अक्षय तुम सच में बूढ़े हो गए हो, तुम्हें याद भी नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। तुम एक काम करो, तुम अपने लिए आलू टमाटर की सब्जी बना लो और मेरे लिए भरवा करेला। नताशा की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा को तो एकदम से ही शौक लगता है और यहाँ नताशा अब चेंज करने के लिए चली जाती है और यहाँ अक्षय वर्मा अब अपने शौक में ही अब अपने कॉलेज के ख्यालों में चला जाता है। जब अक्षय और आयशा अपने कॉलेज में हुआ करते थे, आयशा अपनी क्लास को लेकर ग्राउंड फ्लोर में आ जाती है तो वहीं अक्षय वर्मा वॉलीबॉल खेल रहा था। आज अक्षय को आयशा का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। यहाँ पर आयशा उसके गेम पर उसे चीयर करती है तो आज उसे क्या हो गया। इधर अक्षय वर्मा भी अपना गेम कंप्लीट करने के बाद वो चेंज करके आ जाता है और यहाँ पर आयशा के पास आकर अब वो उसे कहता है, क्या हुआ आयशा, तुम ठीक तो हो? अक्षय की ये बात सुनते ही यहाँ पर आयशा कोई भी जवाब नहीं देती और इधर ये बात कहते हुए अक्षय वर्मा आयशा के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो आयशा अब उसके हाथ से अपने हाथ को एकदम से ही हटा देती है और कहती है, तुम्हें जो कहना है मुंह से बोलो ना, तुम अपना हाथ क्यों टच कर रहे हो? इधर आयशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है, तुम ठीक तो हो ना? अक्षय की इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ मुझे क्या हुआ है? अब उसकी इस बात पर अक्षय वर्मा कहता है, देखो आयशा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट भरवा करेले लेकर आया हूँ और तुम्हें पता है इसे मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से। अक्षय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और प्लीज आज के बाद इसे मेरे सामने लेकर भी मत आना। प्लीज, मेरे अभी लेक्चर का टाइम हो गया है इसलिए मैं जाती हूँ और मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहते हुए ही आयशा अब अपनी क्लास के लिए चली जाती है और यहाँ अक्षय वर्मा अपना सिर खुजाते हुए ही कहता है, इसे क्या हो गया? कहीं मेरे लिए इसने करेला खाना तो नहीं छोड़ दिया ना? इधर अक्षय वर्मा अपने इन्हीं ख्यालों में था कि तभी अब उसके कानों में फिर से नताशा की आवाज आती है जो कि कह रही थी, अक्षय क्या हुआ, कहाँ खो गए हो तुम? अरे कौन से ख्यालों में खो गए? नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, कुछ नहीं, बस मैं खाना बना देता हूँ। इधर ये कहते हुए ही अक्षय वर्मा अब खाना बनाने के लिए अंदर चला जाता है तो वहीं अब नताशा कहती है, लगता है कि एक बार फिर से अक्षय आयशा और नताशा की पर्सनैलिटी में फिर से फंस गया। उम्मीद करती हूँ कि ये पागल ना हो जाए। ये कहते हुए ही नताशा भी अब जोर से हंसने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन में अब तक रोहित का चोपर यहाँ पर रेखा मूर्ति के टेरेस पर आ जाता है। वहाँ आने के बाद रोहित अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद रोहित जब अपने रूम के दरवाजे को नॉक करने ही वाला था कि तभी अब वो यहाँ पर टाइम देखता है
टाइम को देखने के बाद अब रोहित सोचता है कि कहीं कहीं अनिका सो तो नहीं होगी ना। अगर वो यहाँ पर दरवाजे को नॉक करेगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। अनिका सो ही गई होगी, उसकी नींद को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए रोहित अब दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो उस दूसरे रूम में पहुंचता है तो वो अब उसी रूम में जाकर सो जाता है। इधर इंडिया में मारवा हाउस में नेत्रा अभी अपने फोन से सरजी को ही फोन लगा रही थी। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से सरजी ने हेलो कहा तो यहाँ अब गुस्से से अब नेत्रा कहती है, मैं आपसे पूछ कर थक गई हूँ कि आखिर वो उस मंदिर में ऐसा क्या है जो हम उस मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं। कितने ही बार मैंने आपसे उस मंदिर के बारे में पूछा है, लेकिन आप हो के मुझे उस मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो दहाड़ मेरे कानों में क्यों चुभती है। पता है उस मंदिर की दहाड़ इतनी तेज होती है ना कि मेरे कान उस आवाज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा होती है कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती हूँ। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सरजी कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि नेत्रा कि तुम उस मंदिर के आसपास भी मत जाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है ना। अरे तुम वहां पर जाती ही क्यों हो? अब भुगतो। अपने यहाँ पर सरजी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। बताइए ना, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए मुझे उस मंदिर में ऐसा क्या है जो मैं उसकी आवाज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। क्या उसके साथ कोई रिलेशन है क्या? इस बात पर अब सरजी कहते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तो तुम बस मेरी बात सुनो और महारानी को ढूंढो। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, महारानी? अरे अब ये कौन है? अब ये नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नेत्रा की इस बात पर अब सरजी कहते हैं, हाँ महारानी। अरे महारानी के आगे हम सभी को झुकना पड़ता है। उनका लिया हुआ हर एक फैसला सबके ऊपर होता है। वो अपने आप में ही एक हाई कमांड है। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सरजी कहते हैं, क्योंकि इतने सालों तक महारानी गायब थी, मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता था। वो कभी सामने ही नहीं आई थी। अगर मैं तुम्हें आम भाषा में समझाऊं तो 10 कविन आलिशा के ऊपर एक किंग है, तो उस किंग के ऊपर हमारी महारानी होती है। तुम्हें महारानी को ढूंढकर अब उन्हें जान से मारना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा खेल सारा का सारा खराब समझो। इधर ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, लेकिन ये महारानी है कौन? आखिर उसकी क्या पहचान हो सकती है? कहाँ मिलेगी मुझे ये महारानी? नेत्रा की इस बात पर अब सरजी कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो हर साल की तरह इस साल भी शिव मंदिर जरूर जाएगी। वो दिन उनके लिए सच में बहुत ही खास होता है। अब सरजी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, आप मुझे बस वो खास दिन बता दीजिए जिस दिन वो शिव मंदिर में जाने वाली है। मैं सुहासिनी मारवा को वहाँ पर भेज दूंगी और वहीं हमें बताएंगे कि आखिर हमारी महारानी कौन है। मैं भी तो देखूं कि आखिर अब ये महारानी कहाँ से आ गई। ये नेत्रा हार मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सुहासिनी मारवा बनेगी मेरा अगला मोहरा। और हाँ, अब आप बूढ़े हो गए हैं तो मेरे हिसाब से अब प्लानिंग मत कीजिएगा। आपने उस अनिका गुलेरिया को ट्रैप करने के लिए उस निखिल कोठिल भास्कर को किडनैप किया था ना, तो क्या हुआ? वो तो आपके कब्जे से निकल गया ना। अरे वो अनिका गुलेरिया तो हाथ नहीं लगी, लेकिन हाँ वो केमिकल जरूर वो ब्लैक कैट लेकर चली गई है। अब क्या करूं मैं? इस बात पर अब सरजी कहते हैं, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वो केमिकल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ब्लैक कैट उसे केमिकल को ले भी गई है तो उसे भी लेकर जाने के बाद खुश होने दो। तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मैं हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब
अब फ़ोन रखो, अभी मुझे कुछ सोचने दो। ये कहते हुए ही सर जी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो वहीं नेत्रा अभी अपने मन में ही सोचती हैं कि आखिर आखिर कौन होगी ये महारानी जो इतने सालों में किसी की भी नज़र में नहीं आई, क्योंकि आज तक किंग के बारे में तो कई बार सुना था, लेकिन इस महारानी के बारे में तो पहले बार सुन रही हूँ। अरे मैं भी अब तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि जिसका फैसला किंग भी नहीं टाल सकते, क्योंकि किंग के फैसले के ऊपर ये फैसला करती हैं। या नेत्रा भी महारानी को ढूंढने के लिए अब काफ़ी डिस्परेट थी। तो इधर दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के महल में यहाँ पर सभी सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सभी के कानों में ही अब एक तेज म्यूजिक की आवाज़ आती है, जहाँ निखिल इस इतने तेज म्यूजिक को सुनकर अब अपने बेड से सीधा ही नीचे गिर जाता है। तो वहीं रोहित भी अब अचानक से इस म्यूजिक की आवाज़ से उठकर बैठ जाता है। इधर रेखा मौसी और स्वाति मल्होत्रा ये दोनों भी अब अपने कानों पर अपना अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है इस वक्त? किसने इतना लाउड म्यूजिक बजाया हुआ है? इधर अनिका अपने रूम से बाहर निकल कर अब सभी से ही पूछती है, ये कौन बजा रहा है ये सब? इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ये आवाज़ तो रिया के रूम से आ रही है ना? या अनिका अब अपने मन में ही सोचती है, आज तो सच में इस रिया की खैर नहीं। अरे म्यूजिक सुनने का भी तो कोई टाइम होता है ना। ये क्या हुआ कि किसी भी टाइम म्यूजिक शुरू कर दे, और वो भी इतने तेज साउंड में। यहाँ पर अब सभी रिया के रूम की तरफ ही जाने लगते हैं। तो इधर सभी के हाथ उनके कानों पर ही थे, क्योंकि इस म्यूजिक की साउंड यहाँ पर पूरे के पूरे महल में गूंज रही थी। वो सभी अब रिया के रूम के पास आते हैं। जैसे ही वो रिया के रूम के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि रिया का रूम तो वहाँ पर खुला हुआ है। ये सब देखकर अब अनिका कहती है, क्या रिया अब तक सोई नहीं है? और मिस्टर मारवा आप कब आए वापिस? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे तुम्हारी लिपसिंग समझ नहीं आ रही है। अब चलो पहले अंदर चलो, क्योंकि तुम मुझसे क्या कह रही हो अनिका, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इस बात पर अब अनिका कहती है, बाप बेटी दोनों ही नौटंकीबाज हैं। जैसे ही वो सभी अब रूम के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रिया तो रूम में डांस कर रही थी। उसे ऐसे इस तरह से डांस करता हुआ देखकर अनिका को रिया के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सच में अनिका तो सो गई थी, लेकिन इतने तेज म्यूजिक की वजह से उसकी नींद खुल गई। इसलिए वो पहले अब उस म्यूजिक को बंद कर देती है, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इतने लाउड म्यूजिक में तो खुद रिया भी उनकी बात को नहीं सुन पाएगी। इसलिए पहले वो म्यूजिक बंद कर देती है, और म्यूजिक के बंद होते ही अब जैसे ही रिया के कानों में म्यूजिक की आवाज़ नहीं आई तो वो देखती है कि यहाँ तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके कमरे में ही आई हुई थी, और वो सभी उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। उन सबको इस तरह से घूर कर देखता हुआ, और खास करके उसकी मम्मा तो उसे गुस्से में ही देखे जा रही थी। इसलिए वो अब धीरे से अपने कदमों को रोहित की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि रिया को पता था कि इस वक्त उसे कोई उसकी मम्मा की डांट से बचा सकता है तो वो उसके सिर्फ डैड ही हैं। क्योंकि अनिका को इतने गुस्से में देखकर अब रिया भी समझ गई थी कि अब उसकी खैर नहीं है। इसलिए अब वो रोहित को एक हक करते हुए कहती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मम्मा से भी ज़्यादा। आप कहाँ चले गए थे डैड? आपको पता है मुझे आपकी कितनी टेंशन हो रही थी। मम्मा को तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, वो बिजी रहती है ना। इधर रिया की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे पता है कि मेरी प्रिंसेस मुझे कितना मिस करती है। वैसे आप इतना लाउड म्यूजिक चलाकर क्यों डांस कर रही हैं? रोहित की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, डैड आज मैंने उस सुपर विलन को टफ फाइट दी, और उस गेम में मुझे एक नया टाइटल मिला है सुपर गर्ल का। देखा डैड, मम्मा सुपर वुमन है और मैं सुपर गर्ल हूँ। ये कहते हुए ही रिया अब एक बार फिर से रोहित को हक कर लेती है, क्योंकि आज रिया इतनी खुश इसलिए थी क्योंकि आज आखिरकार रिया ने उस गेम में जीत हासिल की थी। क्योंकि बार बार रिया इस गेम में हारती जा रही थी, लेकिन फाइनली आज वो जीत गई। इधर रेखा मौसी अब अनिका को ही देख रही थी, और अब अनिका रिया को डांटने के लिए उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी अब रेखा मूर्ति रिया से कहती है,
क्या बात है, हमारी रिया तो सुपर गर्ल बन गई। हाँ, वेरी नाइस, फाइनली तुम्हारे इतने वक्त की मेहनत काम आई। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ बड़ी मौसी वो तो है, देखो ना मैं जीती नहीं हूँ लेकिन हाँ हारी भी नहीं हूँ। अनिका अब रिया के पास जाकर अब कहती है, ये क्या तरीका था सेलिब्रेट करने का? हाँ तुम मानोगी नहीं ना। ये सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, अनिका अभी तुम जाओ, तुम जाकर सो जाओ, ये मैं रिया को डांटूंगी। एक काम करती हूँ, तुम रोहित से बात करो, मैं रिया को लेकर यहाँ से जाती हूँ। रिया सच में बहुत ही गलत बात है ये सब, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इधर बड़ी मौसी ये सब कहकर अब वहाँ पर रेखा मूर्ति अब रिया को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसी तरह से ही रिया को अनिका के डांट से बचा सकती है। इसलिए यहाँ पर अब रिया भी रेखा मूर्ति की इन बातों को अच्छी तरह से समझ जाती है। इधर रेखा मौसी अब रिया को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली जाती है, तो वहीं अनिका गुस्से से अब रोहित को ही घूरते हुए कहती है, आप कब आए? और आए तो रूम में क्यों नहीं आए? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ये सवाल जवाब हम रूम में चलकर कभी तो कर सकते हैं ना अनिका। यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों जब अपने रूम में आते हैं तो रोहित अब अनिका को पीछे से हक करते हुए उसके गालों पर एक किस करता है, तो अनिका यहाँ पर खुद से अलग करते हुए कहती है, रोमांस का टाइम खत्म हो गया है मिस्टर मारवा, अब आप बताइए कि आप कहाँ गए थे, मुझे पूरी की पूरी डिटेल जाननी है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या अनिका? एक काम करो, तुम जागो और मैं जा रहा हूँ सोने। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। यहाँ पर रोहित को इस तरह से लेटा हुआ देखकर अब अनिका उसके बगल में आकर लेट जाती है और अब वो रोहित के हाथ को अपने सिर के नीचे रखती है और अब वो उसे एक हक करते हुए वो भी वहीं सो जाती है। इधर दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव में अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, बाप रे बाप, जान बची तो लाखों पाए। सच में इतने सारे हेलीकॉप्टर और जो इस तरह से यहाँ पर आसमान में उड़ रहे थे, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आज तो हमारे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे, आज हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। आज तो लगा था कि वो नेत्रा हम सभी को की ही बलि चढ़ा कर ही मानेगी। मैं एक काम करता हूँ, वो जो दूध वाला पानी है ना, मैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ ताकि शिव की हमारे ऊपर और भी ज्यादा कृपा बनी रहे। ये बूढ़ी अम्मा सच में सही कहती है कि ये मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है। और वो ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब उस कुंड की तरफ जाने लगता है। इधर महेंद्र पीरामल जैसे ही वो उस कुंड के पास जाता है तो वो उस कुंड के पानी में अपने हाथ को डालता है, तो जैसे ही उसने अपना हाथ डाला तो उसकी एकदम से ही चीख निकल जाती है। यहाँ पर महेंद्र की चीख इतनी ज्यादा थी कि उसके चीखने की आवाज को सुनकर वो सभी अभी उसी तरफ ही दौड़कर जाने लगते हैं कि आखिर महेंद्र को क्या हुआ। जैसे ही वो सभी अब उस कुंड के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि महेंद्र पीरामल यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्हें ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, क्या हुआ है महेंद्र, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल अब अपनी आंखों को कुंड की तरफ कर देता है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए जैसे ही वो सभी अब उस कुंड में देखते हैं तो जो पानी अभी तक दूध की तरह सफेद था वो अब अचानक से एकदम से ही हरा हो जाता है। ये सब देखकर तो अब राजीव गुलेरिया का दिमाग अब एकदम से ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि राजीव को भी ये समझ में नहीं आया कि जैसे ही महेंद्र के सफर से वो पानी हरा कैसे हो गया। अब तक तो ये पानी बिल्कुल ही सफेद था। इधर महेंद्र अब अपने हाथों पर अब फूंक मारते हुए ही अब राजीव के पास आकर कहते हैं, अबे ओए साइंटिस्ट, अपना दिमाग लगा, ये पानी अचानक से खोलने कैसे लगा? अरे देखो ना, मेरा हाथ जल गया। सच में मैंने जैसे ही इस पानी को टच किया ये इतना गर्म था कि मेरा तो हाथ पूरा का पूरा जल गया। तू तो साइंटिस्ट है ना, तो अब निकाल अपने लॉजिक। अब महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, और वैसे भी ये तो शिव का चमत्कार है ना। तू तो खुद ही कह रहा था कि ये सच में बूढ़ी अम्मा सही कह रही है, ये शिव का चमत्कार है। तो फिर ऐसा कर, अपने शिव से ही पूछ या फिर उस बूढ़ी अम्मा से पूछ।
एक मिनट महेंद्र, तुमने तो खुद ही कहा था ना कि मैं भी यहाँ पर अपना ये साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाना बंद कर दूँ। तो फिर अब मैं क्यों इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं क्यों इसके बारे में लॉजिक लगाऊँ, क्योंकि ये तो शिव का चमत्कार है ना। तुमने ही तो मुझसे कहा था। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मैं ये सब कुछ एंजॉय करूँगा। बाय। क्योंकि अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मुझे भी अब वो देखकर उतना ही मज़ा आने वाला है जितना तुम तब से यहाँ पर आए हो हमारा ले रहे हो। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं महेंद्र पीरामल अब उसे कहते हैं, मेरे 100 दुश्मन मरे होंगे ना राजीव, तो ये एक ऐसा अकेला दोस्त मिला है। अरे जब तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत होगी। हे भगवान, सच में सुख दे मुझे भी इस कुंड के, सच में इस कुंड के पानी को ही सुखा दो, और अगर ये नहीं हो सकता तो सर जी को इसके अंदर डुबो दो। सारी की सारी झंझट ही खत्म हो जाएंगे। पता नहीं वो बूढ़ा कब तक जिंदा रहेगा। उसके साथ के तो सभी के सभी कब के चल बसे हैं। वो अकेला ही क्या इस दुनिया में बोर नहीं हो जाता अकेला रह रहकर। उसकी उम्र का क्या कोई इस दुनिया में बचा भी है। समझ में ही नहीं आता कि वो अब बूढ़ा साला मरेगा कब। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब कहता है, मैंने यहाँ पर कुछ हब्स देखे हैं जो कि जलने पर राहत देते हैं। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया उन सीढ़ियों से बाहर की तरफ जाने लगता है ताकि वो उन जड़ी बूटियों में से थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ लाकर वहाँ पर महेंद्र के जले हुए हाथों पर थोड़ा सा लगा दे ताकि उसे थोड़ा सा आराम प्रदान हो।